एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं आपको सीधी जिले के कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्ञान सिंह चौहान जी से। अगर हम ज्ञान सिंह चौहान जी के बारे में बात करें, उनके सियासी सफ़र की बात करें, तो लगातार 25 वर्षों से कांग्रेस की सेवा बतौर कार्यकर्ता वो कर रहे हैं और लगातार संगठन के माध्यम से उनको कई दायित्व मिले और उन दायित्वों का उन्होंने पूर्णतः निर्वहन किया है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं ज्ञान सिंह चौहान जी का। जी नमस्कार। नमस्कार। आज आपका जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन की बधाई भी हमारे चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं भी अब जिलेवासी प्रदेशवासियों को अपने जन्मदिन के अवसर पर उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। जी ज्ञान सिंह जी, चूँकि आपका जो सियासी सफ़र है वो काफ़ी लंबा है, करीब 25 वर्षों से आप कांग्रेस में जुड़कर और समाज सेवा कर रहे हैं और कई बड़े संगठन के दायित्वों का निर्वहन किया है, तो आपका जो सियासी सफ़र है कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था और 90 से लेके और 98 तक मैं भारतीय जनता पार्टी में था और वहाँ नगर अध्यक्ष के पद पर भी था। और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष लालचंद जी थे, उनके साथ भी हमने काम किया। लेकिन एक ऐसी, अब उसको मैं क्या बोलूं, कि मैं दाऊद साहब के बारे में सुना करता था, उनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन मैं कहीं जाऊं, चूँकि राजनीति में था तो समाज सेवा में था, तो कहीं न कहीं क्षेत्र में जाना पड़ता था, लोगों से मिलना पड़ता था। तो मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहता था कि जब मैं उनके बारे में सुनता था तो 100 में से 100 आदमी उनकी तारीफ़ करते थे। यूँ ये कहा जाए कि वो हर एक व्यक्ति 1 से 100 तक जिनसे हम मिले, मैं विपक्ष में था, विपक्ष के लोग भी कहीं न कहीं उनसे लाभान्वित थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दाऊद साहब का इतना बड़ा कद और वो नीचे के जो वो व्यक्ति हैं उनके तक वो कैसे पहुंच पाते थे। ये तो संभव नहीं था कि वो सबसे डायरेक्ट मिल लें, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका था, जो उनकी पैनी नज़र थी, तो दिल्ली में बैठ के और ग्रामीण अंचल के आदिवासियों के पास योजनाओं के माध्यम से या कि व्यक्तिगत उनका कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो अपने जो उनके सूत्र थे उनके माध्यम से उनका निराकरण वो दिल्ली में बैठ के करते थे। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। इसी बीच राहुल भैया से मेरी मुलाकात हुई और राहुल भैया से पहली मुलाकात और स्वर्गीय इंजीत कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई। तो इन दोनों नेताओं ने जिस तरह से मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिया, मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। इन्होंने बड़ा सम्मान दिया। राहुल भैया ने मुझे भोपाल बुलाया और भोपाल बुला के अपने ऑफिस में हमारी नियुक्ति करवाई और मध्य प्रदेश कांग्रेस युवा कांग्रेस के सचिव के पद पर मेरी नियुक्ति सुरजेवाला जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय यूथ कांग्रेस के हुआ करते थे, मुझे याद है कि भैया ने मुझे बिठा के ऑफिस से फ़ोन करके और 10 मिनट के अंदर लेटर दिलवाया। और मैंने उसी दिन से ये ठान लिया था कि अब मैं कांग्रेस और राहुल भैया के साथ काम करूंगा, पूरे जीवन काम करूंगा, और तब से लेकर आज तक उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। जी, यानी आपकी जो राजनीतिक यात्रा है वो भारतीय जनता पार्टी, कम लोगों को पता था, मुझे भी नहीं पता था कि आपकी जो राजनीतिक यात्रा है वो भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत हुई। लेकिन आप अर्जुन सिंह दाऊ साहब से या उनके कार्यों से प्रेरित होकर आपने कांग्रेस को चुना। लगातार संगठन
में कई दायित्व मिले और उन दायित्वों का समय समय पर आपने निर्वहन किया, क्या अनुभव रहा? देखिए, आदरणीय राहुल भैया की कृपा और आशीर्वाद से, क्योंकि मैं आपसे बताऊं कि मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं था, और मैं जब इन्होंने मुझे बुलाया, मेरा काम देखा और मुझे जो सम्मान दिया, मुझे जो स्थान दिया, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर जो काम करने की एक ललक है, मेरे अंदर जो प्रतिभा है, तो उन्होंने पहचाना है और मुझे सही प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब इस प्लेटफॉर्म में हम बैठ के और गाड़ी ट्रेन में बैठ सकते हैं और गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। राहुल भैया जी ने मुझे वो पद दिलवाया, उसके बाद मुझे युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। मैं नहीं कहूँगा, आप भी ज़िले के हैं, मेरा काम आज भी लोग याद करते हैं। प्रदेश के जो और कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने मेरे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के टाइम पे दौरा किया है, उनको भी इस तरह के कार्यक्रम कहीं प्रदेश के अंदर देखने को नहीं मिले हैं। वो अपने मुंह से और कई बड़े मंच पे बोले। राहुल भैया की कृपा से फिर मुझे जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री बनाया गया। मैं वहाँ भी अपने दायित्वों का और उनके भरोसे का सम्मान किया, और 2018 में मैं विधानसभा का दावेदार था और आदरणीय राहुल भैया से अनुमति लेकर मैंने 2 साल काम भी किया, और राहुल भैया ने कहा कि समय अभी बहुत है, आप काम करो, यदि पार्टी के पैमाने पर आप खरा उतरोगे तो निश्चित रूप से आपको टिकट मिलेगी। 2018 भी आया, हमने काम भी किया, 2018 भी आया। अब किसी कारणवश मैं उस पैरामीटर पे फिट नहीं बैठा, मुझे टिकट नहीं मिली, मुझे भी उनका वो निर्णय स्वीकार है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है और नेता का हमारे उद्देश्य था सरकार बनाना। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि टिकट लेके चुनाव लड़ना, और हमारा नेता और मैं अपने उद्देश्यों पे आगे बढ़ें, अपने उद्देश्यों पे मतलब हम लोग, जो मेरा उद्देश्य था वो पूरा हुआ, और 2018 में कांग्रेस की सरकार एक बार बनी और आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। उसके जस्ट बाद लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा चुनाव में भी मुझे जिम्मेदारियां दी गई, मैंने उसका पूरा निर्वहन किया जितना मेरी क्षमता थी। हमारे काम को देखते हुए मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री के पद पर आदरणीय राहुल भैया ने हमें पद दिलवाया, और आज भी मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूं। और जो भी मुझे प्रदेश संगठन द्वारा, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया द्वारा जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाती है, मैं निश्चित रूप से उसका निर्वहन करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। और मैं इन सब बातों का एक निचोड़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो राजनीतिक जीवन कांग्रेस के अंदर है, वो मैं कोई अपना व्यक्तिगत उद्देश्य के साथ आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य है कांग्रेस खूब प्रगति करे, हमारे नेता अजय सिंह राहुल भैया खूब आगे बढ़ें। यदि वो आगे बढ़ेंगे और सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगे, मैं इसलिए ये चीज़ नहीं कह रहा हूं कि उनसे मैं जुड़ा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके अंदर हर ये खूबी है जो एक नेता में होना चाहिए, और उनके जैसा नेता यदि बैठेगा उस कुर्सी पे तो जिले के साथ साथ समूचे प्रदेश का विकास होगा। और जब वो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री थे, और आपने देखा होगा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए कितने काम उन्होंने किया है, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। सही कह रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिस समय में आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उस समय कांग्रेस का कद देश में कुछ और था और आपके नेता का भी कद कुछ और था, और परिस्थितियां बदलती गई, समय बदलता गया, और लगातार 15 साल से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। विपक्ष में भी आपके नेता की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, लेकिन बामुश्किल कांग्रेस की सरकार बनी। 15 साल बाद सरकार तो बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं बिंद की बात कहें, बिंद में जितनी उम्मीदें थी उस उम्मीद के अनुकूल सीटें नहीं आई। उसका कारण क्या रहा, लोग अपने अपने तरीके से उसका तर्क देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि सरकार तो आई, लेकिन सरकार होने के बावजूद
अपने नेता का कद सरकार में उस तरह का जिस तरह का होना चाहिए, कहीं ना कहीं कद भी कमज़ोर हुआ, क्या मानना है? देखिए, एक दुर्भाग्य की बात है कि चुरहट सीट से राहुल भैया का चुनाव हारना, और उनका चुनाव हारना और उनका कमज़ोर होना, बाकी इसमें कहीं कोई दूसरी बात नहीं है। रही सरकार की बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता कह रहा है और मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि राहुल भैया का संघर्ष, उस समय अरुण यादव जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका संघर्ष 48 डिग्री टेम्परेचर पे जो उन्होंने परिवर्तन यात्रा, न्याय यात्रा निकाली थी और मध्य प्रदेश के समूचे ज़िले में जाके विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष रहते हुए और विधानसभा के बाहर इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो उन्होंने सरकार का चेहरा उजागर किया था, वो किसी से छुपा नहीं है। उसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। और हमारे नेता कई जगह बोले मंच पे कि मेरा उद्देश्य था सरकार बनाना, और सरकार बन गई, और जीत हार तो लगी रहती है। तो उनका कमज़ोर होने का सिर्फ एक कारण था कि उनका चुरहट से चुनाव हारना। अभी जैसे वर्तमान में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें मैं जानना नहीं चाहता, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन क्या आपका ये मानना है कि अजय सिंह राहुल अगर सरकार में होते तो क्या सरकार गिरती? देखिए, मैं तो ये इतना कहना चाहूँगा कि इस विषय में कि राहुल भैया का काम करने का तरीका और राहुल भैया की काबिलियत समय समय पर राजनीतिक घटनाक्रम जो हुए हैं वो इतिहास गवाह हैं कि हमेशा वो संघर्ष के समय पे एक अच्छा प्रदर्शन किया है और कांग्रेस को मजबूत किया है। 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहते हुए जिस तरह से उन्होंने सरकार को घेरा है और कटघरे में खड़ा किया है, ये उनकी काबिलियत का ही परिणाम है। आपने कहा कि यदि राहुल भैया जीते होते और सरकार में होते तो क्या सरकार गिरती? तो मैं आपको, चूँकि वो बात एक कल्पना है, हम उसमें कह सकते हैं, ये मेरा मत है, हो सकता है कि सामने वाला सहमत न हो, लेकिन सत्य यही है कि यदि राहुल भैया जीत के गए होते और मंत्रिमंडल में होते तो 2 एक मजबूत नेता थे, एक कमलनाथ जी और एक राहुल भैया जी, जो चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस करके और 5 साल वो सरकार चलाते हैं। अगर हम बात करें वर्तमान के कांग्रेस के संगठन की बात करें, संगठन कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रहा है। जिस तरह विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो विपक्ष की भूमिका कहीं दिखती नहीं है। जिस तरह से अजय सिंह राहुल कांग्रेस में जब विपक्ष की भूमिका के रूप में अपना दायित्व पूरी तरह से निभा रहे थे, कहीं ना कहीं बड़ी लीडरशिप नहीं दिख रही है, और उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, जहाँ संगठन की आपने बात की तो निश्चित रूप से मैं ये चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और कहीं न कहीं कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे जो प्रदेश के नेता हैं और जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, यदि ये लोग जिस तरह से, एक उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जो चुनाव हुए, यहाँ पे दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय प्रभारी ने एक मंडलम सेक्टर और इस तरह का एक संगठन बना के और काम करने का दिशा निर्देश दिया। कांग्रेस कितनी बड़ी फौज है कि यदि उनको प्रोग्राम मिलना चालू हो जाए और नेता सक्रिय कर दें प्रदेश की और राष्ट्रीय नेता, तो जीत आपको सामने दिखी है, परिणाम में दिखी है, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। तो एक इसका दूसरा रूप ये भी कह सकते हैं हम
कि कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा दिखावा कम है। हम लोग सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों का उपयोग कम कर रहे हैं। ट्रेंड तो इसी का है। हाँ, निश्चित रूप से ट्रेंड उसी का है, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन जो सत्य है मैं वो आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि कांग्रेस दिखावा पे विश्वास नहीं करती है, कांग्रेस काम पे विश्वास करती है। और जहाँ काम होता है वहाँ पे परिणाम भी आते हैं। और मैंने इन 3 प्रदेशों का उदाहरण भी दिया हूँ। आने वाले समय में भी संगठन चुस्त दुरुस्त होगा, नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी और नई जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस और मजबूत होगी। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें कि लगातार 10 साल में कांग्रेस के छोटे बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। कई बड़े नेता हैं जिनका बड़ा नाम था, लेकिन समय समय पर वो कांग्रेस की विचारधारा या संगठन में जो समन्वय होना चाहिए उससे असंतुष्ट होकर भाजपा का दामन थामा है। आपका क्या मत है? देखिए, ये तो मेरी राय इसमें यह है कि ये तो सही नहीं है कि संगठन से असंतुष्ट होकर हम दूसरे दल में चले जाएं। मैंने आपसे कहा भी कि मुझे 2018 में टिकट नहीं मिला तो मैं असंतुष्ट होकर दूसरी पार्टी में नहीं गया। मैं भी चाहता तो दूसरी पार्टी में चला जाता। ये तो एक महत्वाकांक्षा है। और जो लोग संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, जो लोग ज़मीन के नेता नहीं होते हैं, उनके अंदर एक डर रहता है। जो दिल्ली में बैठ के, जो भोपाल में बैठ के, ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं रहता, जनता से जुड़े ही नहीं हैं। तो वो तो जिनकी लहर है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की इस समय लहर है, तो वो लहर के साथ बहना चाहते हैं, अपनी राजनीति सीखना चाहते हैं। उनके अंदर संघर्ष की क्षमता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में ऐसे भी नेता हैं। आप अजय सिंह राहुल भैया को देख लीजिए, उनके ऊपर तो आरोप भी बहुत पहले आरोप लग चुका है। जब वेंकैया नायडू जी थे और एक और बड़े नेता थे जो अरुण जेटली जी, हाँ, उनके समय पे कि मतलब बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन राहुल भैया ने उसका खंडन किया। उस समय स्वर्गीय दाऊ साहब अर्जुन सिंह जी भी जिंदा थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ज़मीन का व्यक्ति होता है, जो जनता में पकड़ रखता है, तो उसको सत्ता से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति की एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। आप भी राजनीति में जुड़े रहे हैं और लगातार 25 वर्षों से राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। पिछली बार आप एक भारतीय कांग्रेस पार्टी के यानी सीधी विधानसभा से आपने जिस तरह की दावेदारी प्रस्तुत की और लगातार आप क्षेत्र में अनवरत सक्रिय भी रहे। हाँ, ठीक है, आपके अनुकूल माहौल नहीं बन पाया या कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आगे अगर पार्टी आपको अवसर देती है तो क्या लगता है कि किस दिशा में काम करना चाहिए सीधी जिले में? देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत मत इसमें देना चाहूँगा कि मुझे तो पहले पार्टी और अपने नेता आदरणीय राहुल भैया को मजबूत करना है। पहले उस दिशा में काम करनी है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब नहीं है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, कि मैं और कोई चुनाव लड़ूं। मुझे नगर पालिका का भी चुनाव लड़ने का ऑफ़र दिया गया था, मैंने मना कर दिया। मैं अपनी व्यक्तिगत राय, चूँकि व्यक्तिगत ये इंटरव्यू जो हो रहा है, तो मेरी व्यक्तिगत सोच सिर्फ इतनी है कि मैं पार्टी और राहुल भैया को मजबूत करूं जितनी मेरे में क्षमता है। और जब वो मजबूत होंगे तो चूँकि मैं चीज़ों को नज़दीक से देखा है कि राहुल भैया जब ऐसी जगह पे बैठेंगे जहां वो सरकार की योजनाओं को, उनके क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी हो, उनकी भूमिका हो, तो समाज के अंतिम छोर तक लाभ पहुंच सकेगा। हो सकता है वहाँ बैठे तो मैं ये न कर पाऊँ। तो मेरा मानना है कि सही व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाना है, बैठाना है, पहले इस दिशा में काम करना है। पर एक लाइन मैं और बताना चाहूँगा कि आज का जो समय चल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, ये लोकतंत्र में काफ़ी निंदनीय है। इसकी जितनी भी इसकी बुराई की जाए, जितना भी विरोध किया जाए, कम है। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज बेरोजगारी कहाँ है।
किस स्तर तक चली गई है, आज आर्थिक स्थिति देश की क्या हो गई है, जीडीपी कहाँ पहुँच गई है। वैक्सीनेशन की बात आप करिए, आज जिस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे देश की जो एक चिकित्सा के क्षेत्र में पोल खुली है व्यवस्था को लेके, वो काफ़ी शर्मिंदगी थी। कहीं एम्बुलेंस खड़ी हैं, 20-20 एम्बुलेंस खड़ी हैं, चल नहीं रही हैं। किसी स्वास्थ्य केंद्र में ताले लगे हैं, जबकि कोरोना पेशेंट को वर्तमान टाइम पे अस्पतालों के बाहर टेंट लगवा के ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ऐसे समय में भवन खाली पड़े हैं, ताले बंद हैं, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, एम्बुलेंस 20-20 खड़ी पड़ी हैं। बहुत सारे दृश्य आपने देखा होगा, भयावह दृश्य देखा होगा। लेकिन इनके नेता जब आते थे फर्जी आंकड़े लेके आते थे और बताते थे सब कुछ ठीक चल रहा है। ये मानवता की दृष्टि से काफ़ी गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको उजागर करने में कांग्रेस भी असफल हुई है। देखिए, कांग्रेस हमेशा इसका विरोध की है और विरोध करते करते, और ख़ासकर एक उदाहरण मैं सीधी में ही देना चाहूँगा कि मुकदमे भी कांग्रेसियों के ऊपर लगाए गए हैं, और ऐसे सीधी भर में नहीं लगाए गए हैं। हमें लगता है कि पूरे देश में इस तरह के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लगाए गए। बीवी श्रीनिवासन हो गए, हमारे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए। वो क्या कर रहे थे? जनता की सेवा कर रहे थे। कमलेश्वर पटेल जी यहाँ बैठे क्या कर रहे थे? जनता के मांगों को लेके, जनता के अधिकारों को लेके वो सरकार से मांग कर रहे थे, तो मुकदमे लगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, कांग्रेस के लोगों ने इस सरकार को घेरने का और जनता को न्याय दिलाने का हमेशा काम किया है, और इस कोरोना काल में भी किया है। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि डीजल और पेट्रोल के रेट की बात करना चाहता हूँ। मैं बस 2 लाइन की बात करूँगा आपसे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे, 1 आने 2 आने रेट बढ़ता था। तो ये सर में आसमान उठा लिया करते थे, बैलगाड़ी से चला करते थे, मोटरसाइकिल न रख के, और साइकिल से चला करते थे, पैदल चला करते थे, नौटंकी किया करते थे। महिलाएं तो और ज़्यादा इनके यहाँ नौटंकी करती थी। गैस का रेट थोड़ा सा उठता था तो पता नहीं किस किस तरह की नाटक करती थी। कांग्रेस उसकी पुनरावृत्ति क्यों नहीं कर रही? क्योंकि लेकिन मैं बताना चाहूँगा, लेकिन आज डीजल और पेट्रोल के भाव कहाँ पहुँच गए हैं। और डीजल और पेट्रोल मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इसी से महंगाई अधिक और कम होती है। जब ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगेगा तो सारी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। आज आप चाहे दवाइयाँ ले लीजिए, आज किराना ले लीजिए, आप भवन निर्माण सामग्री ले लीजिए, आज आप कोई भी सामान ले लीजिए, जो आप 6 महीना पहले जिस रेट पे था, आज 25 से 30% रेट बढ़ चुके हैं। इसका सीधा और सीधा असर जनता के ऊपर पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस सरकार का जो मुखौटा है वो अलग है। मुझे स्मरण में आ रहा है, मैं बताऊंगा। सर्जिकल स्ट्राइक की मैं बात करूंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो ये आंकड़े पेश करते थे कि साल में इतनी बार सीज फायर हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक की बात मैं भी किया। जब कांग्रेस के लोगों ने पूछा, देश की जनता ने पूछा, तो उनको बताने की ज़रूरत इन्होंने नहीं समझी। इन्होंने कहा मैंने किया, और ये सुरक्षा की दृष्टि से ये नहीं बताया जाता, ये नहीं हुआ जाता है। देश में ध्यान भटकाने के लिए पुलवामा जैसा कांड होता है। मैं नहीं कहता कि सत्य क्या है, सत्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। सीज फायर में फिर लौटना चाहूँगा कि कांग्रेस टाइम पे जितना सीज फायर बॉर्डर में होता था, उससे 50 गुना ज़्यादा अब तो शायद वर्तमान टाइम में हर दूसरे दिन सीज फायर हो रहा। उस टाइम पे कांग्रेस के शासनकाल महीनों में होता था। अब ना अन्ना हजारे जी दिख रहे हैं, न बाबा रामदेव जी दिख रहे हैं, न काला धन आ रहा है, न सफ़ेद धन दिख रहा है। तो जनता से मैं यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुखौटा पहचानें, और जो इनकी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपनी आस्था और विश्वास फिर से दें। और निश्चित रूप से कांग्रेस ही एक देश की ऐसी पार्टी है जो
समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सीधा लाभ दे सकती है। चूँकि आप अभी राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे थे और ये समस्याएं पूरे देश में व्याप्त हैं, जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, चूँकि आप सीधी विधानसभा में एक विपक्ष की भूमिका में थे, पिछले पंचवर्षीय आपने लगातार संघर्ष भी किया, अब इस पंचवर्षीय भी आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, क्षेत्रीय क्या मुद्दे हैं जिनको लेके फिर से आप जनता के बीच में जाएंगे और कहीं ना कहीं उनको इंश्योर करेंगे और अपनी बात को उनके बीच में सत्यापित करने में सफल होंगे? उसके लिए कांग्रेस की आपकी टीम ने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे वर्तमान में अब बिजली का एक बहुत बड़ा संकट लोगों के ऊपर आ गया। अभी धान का रोपा लगने वाला है और अभी से बिजली की समस्या चालू हो गई। गांवों में कई महीनों से ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, खंभे खड़े हैं, तार नहीं गए हैं, बिजली के बिल लोगों के आ रहे हैं, लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, आवास जो मिल रहे हैं इनकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या इनका क्रम होना चाहिए, ये भी कोई निश्चित नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के संपर्क में हैं, जो उनके चहेते हैं, उनको पहले मिल रहा है। जो लोग पात्र लोग हैं, जिनको मिलना चाहिए वास्तव में, उनको नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र में सड़कों की समस्या है, खाद्यान्न की समस्या है, बहुत सारी ऐसी समस्या हैं। जैसे बीच में हमारे सीधी विधानसभा में कुछ आदिवासी क्षेत्र जंगल का एरिया लगता है, वहाँ जंगली हाथी आ जाती हैं और नुकसान पहुँचाती हैं, जान माल को नुकसान होता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ समस्याओं को लेकर कलेक्टर महोदय के हम लोगों ने ज्ञापन भी पूर्व में दे चुके हैं, पर अभी कोरोना काल में सारी गतिविधियां बंद थी। अब चूँकि स्थितियां सामान्य हो रही हैं और जनता की लड़ाई के लिए हम सब फिर से तैयार होकर और क्षेत्र में जाएंगे। अभी हमारी बात कांग्रेस के एक बड़े नेता ज्ञान सिंह जी से हुई, उनसे कई मुद्दों पर हमारी बात हुई। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारा संगठन है जो कांग्रेस का, वो मजबूत हो और हमारे जो नेता हैं अजय सिंह राहुल, वो मजबूत हों। अगर वो मजबूत होंगे तो हम सब मजबूत होंगे और उनकी छाया के नीचे हम लोग पले बढ़े हैं और जब तक वो सशक्त नहीं होंगे तो हम कहाँ से सशक्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जोर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है तो हम पहले नेता को मजबूत करना पड़ेगा और नेता मजबूत हो जाएंगे तो कार्यकर्ता, क्योंकि उनकी इतनी कार्यकुशलता है और दक्षता है कि वो प्रशासनिक रूप से और संगठनात्मक कामों को कहाँ किसको कौन सा दायित्व देना है और कहाँ किसको कौन सी जिम्मेदारी देना है, वो भली भांति समझते हैं। वहीं उन्होंने कई राष्ट्रीय मुद्दे, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी सरकार की, तो उन्होंने जिस तरह से बताया कि महंगाई लगातार दिनों दिन बढ़ रही है, गैस के रेट आसमान छू रहे हैं, इस तरह के कई बड़े मुद्दे होने के बाद भाजपा के जो नेता हैं अपनी बात को सही साबित कर लेते हैं और मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका देते हैं। तो सबसे पहले लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको सही मुद्दों से अवगत कराना पड़ेगा और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम लगेगी और सफलता मिलेगी। आगे भी हम इनसे रूबरू कराते रहेंगे और कई सारे मुद्दे इनके माध्यम से आपके सामने लाते रहेंगे। आज इनका जन्मदिन है, एक बार और हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। मुझे स्मरण में आ रहा है, मैं बताऊंगा। सर्जिकल स्ट्राइक की मैं बात करूंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो ये आंकड़े पेश करते थे कि साल में इतनी बार सीज फायर हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक की बात मैं भी किया। जब कांग्रेस के लोगों ने पूछा, देश की जनता ने पूछा, तो उनको बताने की ज़रूरत इन्होंने नहीं समझी। इन्होंने कहा मैंने किया और ये सुरक्षा की दृष्टि से ये नहीं बताया जाता है, ये नहीं हुआ जाता है। देश में ध्यान भटकाने के लिए ये पुलवामा जैसा कांड होता है। मैं नहीं कहता कि सत्य क्या है, सत्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। सीज फायर में फिर लौटना चाहूँगा कि कांग्रेस टाइम पे जितना सीज फायर बॉर्डर में होता था उससे 50 गुना ज़्यादा अब तो शायद वर्तमान टाइम में हर दूसरे दिन सीज फायर हो रहा। उस टाइम पे कांग्रेस के शासनकाल महीनों में होता था। अब ना अन्ना हजारे जी दिख रहे हैं, ना बाबा रामदेव जी दिख रहे हैं।
न काला धन आ रहा है न सफ़ेद धन दिख रहा है। तो जनता से मैं यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुखौटा पहचानें और जो इनकी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपनी आस्था और विश्वास फिर से दें। और निश्चित रूप से कांग्रेस ही एक देश की ऐसी पार्टी है जो समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सीधा लाभ दे सकती है। चूँकि आप अभी राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे थे और ये समस्याएं पूरे देश में व्याप्त हैं, जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, चूँकि आप सीधी विधानसभा में एक विपक्ष की भूमिका में थे, पिछले पंचवर्षीय आपने लगातार संघर्ष भी किया। अब इस पंचवर्षीय भी आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, क्षेत्रीय क्या मुद्दे हैं जिनको लेके फिर से आप जनता के बीच में जाएंगे और कहीं ना कहीं उनको इंश्योर करेंगे और अपनी बात को उनके बीच में सत्यापित करने में सफल होंगे? उसके लिए कांग्रेस की आपकी टीम ने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे वर्तमान में अब बिजली का एक बहुत बड़ा संकट लोगों के ऊपर आ गया। अभी धान का रोपा लगने वाला है और अभी से बिजली की समस्या चालू हो गई। गांवों में कई महीनों से ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, खंभे खड़े हैं, तार नहीं गए हैं, बिजली के बिल लोगों के आ रहे हैं, लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, आवास जो मिल रहे हैं इनकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या इनका क्रम होना चाहिए, ये भी कोई निश्चित नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के संपर्क में हैं, जो उनके चहेते हैं, उनको पहले मिल रहा है। जो लोग पात्र लोग हैं, जिनको मिलना चाहिए वास्तव में, उनको नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र में सड़कों की समस्या है, खाद्यान्न की समस्या है, बहुत सारी ऐसी समस्या हैं। जैसे बीच में हमारे सीधी विधानसभा में कुछ आदिवासी क्षेत्र जंगल का एरिया लगता है, वहाँ जंगली हाथी आ जाती हैं और नुकसान पहुँचाती हैं, जान माल को नुकसान होता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ समस्याओं को लेकर कलेक्टर महोदय के हम लोगों ने ज्ञापन भी पूर्व में दे चुके हैं, पर अभी कोरोना काल में सारी गतिविधियां बंद थी। अब चूँकि स्थितियां सामान्य हो रही हैं और जनता की लड़ाई के लिए हम सब फिर से तैयार होकर और क्षेत्र में जाएंगे। अभी हमारी बात कांग्रेस के एक बड़े नेता ज्ञान सिंह जी से हुई, उनसे कई मुद्दों पर हमारी बात हुई। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारा संगठन है जो कांग्रेस का, वो मजबूत हो और हमारे जो नेता हैं अजय सिंह राहुल, वो मजबूत हों। अगर वो मजबूत होंगे तो हम सब मजबूत होंगे और उनकी छाया के नीचे हम लोग पले बढ़े हैं और जब तक वो सशक्त नहीं होंगे तो हम कहाँ से सशक्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जोर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है तो हम पहले नेता को मजबूत करना पड़ेगा और नेता मजबूत हो जाएंगे तो कार्यकर्ता, क्योंकि उनकी इतनी कार्यकुशलता है और दक्षता है कि वो प्रशासनिक रूप से और संगठनात्मक कामों को कहाँ किसको कौन सा दायित्व देना है और कहाँ किसको कौन सी जिम्मेदारी देना है, वो भली भात समझते हैं। वहीं उन्होंने कई राष्ट्रीय मुद्दे, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी सरकार की, तो उन्होंने जिस तरह से बताया कि महंगाई लगातार दिनों दिन बढ़ रही है, गैस के रेट आसमान छू रहे हैं, इस तरह के कई बड़े मुद्दे होने के बाद भाजपा के जो नेता हैं अपनी बात को सही साबित कर लेते हैं और मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका देते हैं। तो सबसे पहले लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको सही मुद्दों से अवगत कराना पड़ेगा और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम लगेगी और सफलता मिलेगी। आगे भी हम इनसे रूबरू कराते रहेंगे और कई सारे मुद्दे इनके माध्यम से आपके सामने लाते रहेंगे। आज इनका जन्मदिन है, एक बार और हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद।